चैप्टर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये 4 की घात n में आता है या फिर 6 की घात n वाला क्वेश्चन आता है। तो आपको पहला क्वेश्चन, पहला उदाहरण पढ़ने के लिए बोला था, उसकी व्याख्या करने के लिए कहा था। बताओ तो फिर क्या समझा प्रश्न पढ़ के। उदाहरण 1, जिसके पास बुक नहीं है जरा ध्यान से सुन लो और फिर पढ़ो। संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए। 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या, आपको पता होना चाहिए कि n किसको दर्शाता है, प्राकृत संख्या को दर्शाता है। जांच कीजिए कि n क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। ये आपको जांच करना है कि ये जो संख्या, हम n का मान क्या रख सकते हैं। n मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। 1 2 3, तो मतलब हम 4 n की घात यदि 1 रखे तो 4 की घात 1 क्या होता है, 4। यदि यहाँ 2 रखेंगे तो 4 चौक 16, 3 रखेंगे तो 64। शून्य पे समाप्त हो रही क्या, तो हो सकता है आगे चलने के घात ऐसी हो जिसका शून्य पे समाप्त हो जाए, है ना। तो इसमें अपने को विचार करना है। तो याद रखना, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, अब मत भूलना, हमेशा याद रखना एग्जाम में भी, ठीक है। किसी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि उसके गुणनखंड का 2 गुणित 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, 2 गुणित 5 के रूप में होना चाहिए। और घात यदि n लिखिए तो उसमें घात n लग जाना चाहिए। अब इसमें यह कहा है कि विचार कीजिए किसी n के लिए। अब किसी n के कोई मान के लिए ये शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अपने को देखना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूरा कैसा है, थ्योरी वाला है। इसमें क्या क्या लिखेंगे इसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। देखो तो ये अपना पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा, 4 की घात n वाला, ठीक। याद रखना, ये क्वेश्चन के साथ आपका एक क्वेश्चन और हो जाएगा, कौन सा, इसके साथ प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न है आपका, कौन सा, 5, 6 की घात n वाला प्रश्न। ये कहता है कि ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती है, इसको अपने को जांच करना है, सिद्ध करना है। तो आपको बताया कि शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए उस संख्या का, उसके गुणनखंड 2 गुणित 5 के रूप में होना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है, जैसे आप देखेंगे कि कोई संख्या ले ले, 20 ले लेते हैं, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 20 के हम यदि गुणनखंड देखें तो देखो क्या होते हैं 20 के गुणनखंड, याद है तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे निकाल सकते हो। 2 दाहे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम। इसके गुणनखंड देखिए क्या निकले, 2 गुणित 2 गुणित 5। हमने 2 गुणित 5 कहा था, आए 2 गुणित 5, इसलिए संख्या शून्य पर समाप्त हो गई है। इसके अलावा और कोई संख्या ले जिसमें शून्य आता है, ऐसे हम कोई भी संख्या उठा ले, जैसे कि 30 लेते हैं, इसके गुणनखंड में 2 गुणित 5 आता है नहीं देखते, इससे किस तरह 2 से भाग देंगे कितना जाएगा, 15 बार। फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं, किससे देना पड़ेगा, 3 से। 3 से कितनी बार, 5 बार। फिर 5 से 1 बार। इसके गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणित 3 गुणित 5। देखो 5 और 2 इसमें भी आया, 2 पंचे 10 होता है, इसलिए 30 मतलब शून्य पर समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है कि इसके गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, 2 गुणित 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी 4 था, 4 के गुणनखंड करते हैं अपन। 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 से भाग देंगे कितनी बार, 2 बार। फिर 2 से कितनी बार, 1 बार। क्या आया इसका गुणनखंड, 2 गुणित 2। क्या इसके गुणनखंड में 5 आया है, नहीं आया। कितना आया इसमें, 2 गुणित 2। तो क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। एक चीज मैंने और लिखी है, यदि ये शून्य पर समाप्त होती है, 2 गुणित 5 होते ही गुणनखंड, तो ये 2 से और 5 से विभाजित होगी। देखो 2 से व 5 से विभाजित होगी। अब देखो 2 रहेगा तो 2 से 2 कटेगा, 5 रहेगा 5 से 5 कटेगा, मतलब 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2 गुणित 2 है, 5 है क्या, नहीं है। 2 से तो विभाजित हो जाएगी लेकिन 5 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इसमें दोनों से विभाजित होना जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन को ठीक से समझो, क्या है इसमें। देखो अब यहाँ पे 4 की घात n बोला था, मतलब कोई भी मान हो सकता है। तो किसी
n मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेके कोई भी हो सकती है। किसी n के मान के लिए संख्या 4 की घात n का शून्य पर समाप्त होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि इसके गुणनखंड 2 गुणित 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, जो कि 2 से व 5 से क्या होगा, विभाजित होगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि संख्या 4 के जो गुणनखंड है वो कैसे है, 2 गुणित 2 की घात n के रूप में है, या ये है, जो कि 2 गुणित 5 की घात n के रूप में नहीं है। किस रूप में है, 2 गुणित 2 ये है, लेकिन 2 गुणित 5 नहीं है। अतः यह संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा करना है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको भी अर्धवार्षिक में 6 वाला आया था, तो ये वाला क्वेश्चन लिख लिया आप सभी ने। अब इसी के जैसा मैं इसके साथ में क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6 की घात n वाला, वो आपको बता देता हूँ। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लें, लिख लिया है, और जो लोग देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको बाद में लिख लें। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन दूसरा, कौन सा, 6 की घात n वाला। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है, अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए अभी अब देखते हैं 6 की घात n। अब आप 6 के गुणनखंड कीजिए जरा, क्या होते हैं देखते हैं अपन। 2 से भाग देंगे कितनी बार, 3 बार। फिर किससे देंगे, 3 से, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3। अब 2 तो आ गया, 2 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो ये जो संख्या है अपनी, कौन सी संख्या है अगली, 6 की घात n शून्य पर समाप्त होने के लिए ये एकदम सेम टू सेम रहेगा, पूरा जैसे का वैसा। बस यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा, 6 की घात n। अब इसके गुणनखंड हमने देखे किस रूप में, 2 गुणित 3 के रूप में। तो यहाँ 2 गुणित कितना आ जाएगा, 2 गुणित 3, जो कि इस रूप में नहीं है, इसलिए संख्या कौन सी, 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो दोनों में कोई अंतर है। इसी तरह से यदि बुक से बाहर का भी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आ जाए वहां पर, तो उसे गुणनखंड कर दो और इस तरह से लिख दो उसको। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आराम से लिखते रहना। हाँ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। जो भी समझ में नहीं आऊंगा कहीं से भी कुछ, किसी को कोई दिक्कत है, यदि किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 और 20 का HCF और LCM याद कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने मिला आया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि LCF क्या है और LCM क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, जैसे हम HCF की बात करें, HCF की बात करें, जैसे हम मैं 2 संख्या लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि 4 और 12, ये 2 संख्या लिखी है, ठीक है। अब इसका मैं आपसे पूछूं कि HCF क्या है। अब अंतर समझना, ठीक है। HCF में और LCM में अंतर क्या समझना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार LCM पूछता है, HCF निकल के आ जाते हैं, HCF पूछता है तो LCM निकल जाता है। तो HCF और LCM में अंतर क्या है, ये छोटी संख्या समझते, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 4 और 12 का क्या निकालना है पहले, HCF। अब HCF का मतलब आपको बताया क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब पहले क्या करना पड़ता है, इन दोनों के हमें गुणनखंड करना पड़ता है। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, के बाद किसके, 12 के गुणनखंड। तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणित 2, ये 4 के होते हैं। 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब देखो पहले क्या निकालना, HCF। अब HCF का मतलब है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्या क्या कॉमन है इसमें, 2, फिर 2, इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं है। तो 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी कितना होता है, 4। वैसे भी देखा जाए तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन निकल रही है, 4 यहाँ पे भी है तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा। 4 इसके अंदर भी है कि नहीं, 4 कितने 12 होता है,
4 गुना 12 होता है ना। और 4 कितना है, 4 एकम 4 होता है। तो जब 4 बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो जो कॉमन निकलता है, अब देखिए यहाँ एक बात याद रखना, कॉमन तो यहाँ से 2 भी निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 2 नहीं 2, 2 2 नहीं 4। और यहाँ से 2 कॉमन निकल क्या बचेगा, 2 कितना 12, तो 12। तो 2 बाहर निकला तो ये बचा। अब कॉमन 2 भी निकल रहा है, 4 भी निकल रहा है, 1 भी निकल रहा है, तो HCF होगा क्या उसमें से, क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, इसमें जो मल्टीपल होगा। तो क्या होगा इसमें 4। हाँ, और LCM की बात करें तो LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसमें गुणा करने पे जो आता है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या। अब एक अपनी साधारण भाषा में समझो HCF और LCM का मतलब, अपनी साधारण भाषा में HCF मतलब वह संख्या बड़ी से बड़ी जो दोनों के पहाड़े में आती है। क्या कहा, LCM मतलब दोनों की, और HCF मतलब जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है, ये अंतर है। ध्यान से फिर से समझना, HCF मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो नहीं, जिसके पहाड़े में जो 2 संख्या दी है वो आती हो। जैसे हमने देखा अभी 4 और 12, इसका HCF क्या निकला, 4 निकला। तो 4 के पहाड़े में क्या 4 और 12 आता है, 4 एकम 4 भी आता है और 4 तिया 12 भी आता है। तो इसको बोलते हैं क्या, HCF। अब बताइए एक बार फिर से, HCF क्या होता है, 2 संख्या यदि मैं कहूं आपसे कि इसका HCF बताओ तो उसका मतलब क्या होगा। HCF का मतलब होता है कि वह संख्या बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसके पहाड़े में दी गई दोनों संख्याएं आती है। अपनी साधारण भाषा में समझने के लिए कह रहा हूं आपको। और अब समझ गए HCF क्या है, जिसके पहाड़े में दी गई दोनों संख्याएं आती हो। अब आपसे बता रहे कि LCM क्या होता है। अब LCM मतलब समझना, HCF का ठीक उल्टा है। HCF कहता है कि उसके पहाड़े में दोनों आनी चाहिए, और LCM क्या कहता है, दोनों के पहाड़े में वो आनी चाहिए। जैसे कि 4 और 12 था, ठीक, तो इन दोनों के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए जो उसका LCM होगा। अब 4 के पहाड़े में 4 आता है, लेकिन 12 आता है क्या, नहीं। लेकिन 12 के पहाड़े में 4 भी आता है, मतलब 4 को जब हम कंटिन्यू करते हैं तो 4 भी आता है, 12 भी आता है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। तो जो 12 है वो 4 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है, इसलिए उसका LCM क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना जरा, जब HCF निकालते हैं तो संख्या छोटी आती है, और जब LCM निकालते हैं तो संख्या बड़ी आती है। अब यहाँ पे किसका निकालना है, 6 और 20 का HCF है ना। तो देखना जब इसका HCF निकालेंगे तो या तो इसके बराबर आएगी या इससे छोटी संख्या आएगी, और LCM निकालेंगे, ये बोल तो रहा लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी, लेकिन जब इसका हम LCM निकालेंगे तो याद रखना संख्या इन दोनों से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। ये दोनों में अंतर है, इससे आप समझ सकते हैं। यदि आपने HCF निकाला, आपको समझ नहीं आ रहा ये LCM है कि HCF है, तो आप इसे कंपेयर कर लेना, इससे छोटी होगी तो HCF और इससे बड़ी होगी तो LCM। नाम में थोड़ा सा उल्टा अंतर पड़ता है। तो हम देखते हैं पहले किसका, 6 और 20 का LCM, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब 6 के गुणनखंड बताओ क्या होते हैं, 6 के क्या, हाँ। अब यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है क्या, अभाज्य, इसका मतलब बताओ पहले, अभाज्य गुणनखंड। याद रखो, अभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसको अभाज्य संख्या बोलती है। तो इसमें जब हम गुणनखंड लिखेंगे, मतलब गुणनखंड मतलब किस में लिखते हैं, गुणे में। क्या है 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 1 लिखना जरूरी नहीं रहता है, पर लिख दिया। याद रखना यहाँ पे 1 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ 1 लिखना जरूरी कब होता है, जब वो संख्या अभाज्य होती है। मान लो कि आपसे बोले कि 5 और 11 का HCF निकालो, तो 5 का कुछ गुणनखंड होता है, 11 का, तो कॉमन क्या निकलेगा, 1, इसलिए उस टाइम 1 लिखना पड़ता है।
अच्छा, ये किसके गुणनखंड लिख दिया अपन ने? 6 के गुणनखंड लिख दिए। इसके बाद किसके लिखेंगे अपन? 20 के। 20 के। हाँ सर। तो आप बताएं तब तक कि क्या होते हैं 20 के 2 गुनी 5। पक्का? यस सर। अच्छा, अभाज्य का मतलब क्या है? मैंने पूछा था कुछ समय पहले। यस सर। 20 के अभाज्य गुणनखंड ये होते हैं 2 गुनी 4 और 4 पंचे 20। ये हो गए क्या? इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है? पहले HCF। तो अब निकालते हैं यहाँ पर HCF। किसका निकालना है? 6,20। ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे हम? LCM। ये भी किसका निकालेंगे? 6 और 20 का। अब देखो HCF क्या है और निकालेंगे कैसे? मैंने आपसे भी कहा था HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दोनों में देखो कॉमन क्या निकाल रहे हैं यहाँ से? दो के अलावा कुछ कॉमन है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या कॉमन वाली कौन सी हो गई? 2। ये हो गया पहला आंसर। एलसीएम निकालना है। तब देखो एलसीएम में करना क्या पड़ता है? जितने भी आपको संख्या दिख रही है उन सबका गुना करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो एक जोड़ी बन रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। फिर गुणित में 1 2 बचा हुआ है उसको भी लेंगे 2। फिर क्या है? 5। अंतर समझ में आया? एलसीएम में सिर्फ कॉमन वाला लिख रहा है और एलसीएम में सभी को लिख रहे हैं। बस जोड़ी यदि 2 बार बन रही है तो उसको 2 बार नहीं लिखना पड़ता है। कितनी बार लिखते हैं? एक ही बार लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो इसका हम गुना करते तो कितना आएगा? देखो 2 2 4 4 किया 12 और 12 पंचे 60। तो देखो 60 ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है और 2 ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्या आती है। समझ में आ गया? अब फिर से देखना जरा जो आपको मैंने बताया था अंतर समझने के लिए कि कौन सा एलसीएम कौन सा एचसीएफ। देखो HCF मतलब हाईएस्ट बड़े से बड़ा लेकिन नंबर आता है छोटा। लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा लेकिन नंबर आता है बड़ा। अब देखो HCF निकालना है। इन दोनों से अंक कैसा है? छोटा निकला। एलसीएम निकालना है। दोनों से अंक कैसा है? बड़ा। इससे फर्क भी अपने को समझ में आ जाता है। लोवेस्ट बोलते संख्या बड़ी आती है, हाईएस्ट बोलते संख्या छोटी आती है। ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। समझ में आ गया? यस सर। तो 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसके दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। किस किस के? पहले किसका निकालेंगे? 510 के क्या लिखना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड। अब 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उसके लिए आप रफ में करके देख सकते हैं। जैसे 510 लिखा है तो 510 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। पहले सबसे पहले किसका भाग देंगे? यहाँ पर 2 का। कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 बचा 1 तो बन गया 11। फिर 2 पंचे 10 फिर बचा 1 तो बन गया 10। तो कितना होगा? 5 2 से कितनी बार जाएगा? 255। ठीक है। अब इसके बाद में फिर से किसका भाग देंगे? 2 का भाग जाएगा क्या इसमें? किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। 5 और 5 10 और 2 12 मतलब 3 का भाग जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 3 हम 7 21 और 3 8 24। बचा कितना? 1 से बन जाएगा 15 तो 5 बार ये चला गया। 3 5 15। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर से देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 4 का भी नहीं जाएगा। किसका जाएगा? अब सीधे 5 का भाग जाएगा। तो 5 का कितनी बार आएगा? देखो 5 एकम 5 बचा कितना? 3 बचा तो बन गया कितना? 35 और 5 7 35। अब किससे जाएगा? 17 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है। ये किसके हो गए? 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब किसके निकालते हैं हम? 92 के अभाज्य गुणनखंड। चलो निकाल के देखो जरा जल्दी से। 92 के अभाज्य
गुणनखंड बराबर निकाले। देखिए 2 से कितनी बार जाएगा 4, बचेगा 1 तो बन गया क्या 12, तो ये जाएगा 6 बार। फिर 2 से 2 बार 23 बार, और 23 कैसी संख्या है अभाज्य, इसलिए 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया इसका 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब बारी आती है किसकी, इसके HCF और LCM निकालने की। ठीक है, अब आपको पता है कि LCM और HCF क्या होता है, जैसा कल आपको बताया था। HCF क्या होता है, दोनों में जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है, कॉमन होता है, उसको क्या कहते हैं HCF कहते हैं। जरा देखते हैं अपन इसमें क्या कॉमन है। पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर HCF किस किस का 510 और 92 का, तो क्या होगा कॉमन, देखो जरा क्या क्या बन रहा है, 2 बना, तो यहाँ पर 2 लिख लो। 2 के अलावा और कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF वो क्या होगा केवल 2 होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं 510 और 92। LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी संख्याओं का गुणा करना पड़ता है, बस जो कॉमन है उसको छोड़कर। तो जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है 2, फिर गुणित, रुको ये हो गया 2, लेकिन एक और है ना गुणित 2, उसके बाद 3, फिर गुणित 5, गुणित और गुणित 23। अब इन सबका क्या करना है आपस में गुणा कर दे, तो 2 नहीं 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60, और 17 छंग कितना होता है, आता नहीं 17 का पहाड़ा बोलो। अच्छा ऊपर से गिनते शुरू करेंगे है ना, फिर वहां तक पहुंचेंगे। 17 छंग कितना होता है, कितना होता है, तो टुकड़ों में लिख दो, जैसे कि देखो 4 5 यहाँ तक के 60, और उसमें गुना किसका करना है 23 का, गुना 23। अब 23 का पार आता है कि नहीं आता है? जब 23 का इसमें हम गुना करते हैं तो ये आता है 2 3 4 6 0। 2 3 40, और यहाँ पे एक शून्य भी तो रहेगा, अब 2 3 40 तो 1020 गुणित 23 का अंश कितना आएगा 23460। तो ये क्या है HCF है, और ये क्या है LCM है। 2 आंसर आ गए। अब हमने जो LCM निकाला है और HCF निकाला है, ये सही है कि नहीं है, इसकी जांच करना चाहिए। जांच करने में पता चलता है कि ये सही है कि गलत है। जांच कीजिए बोला है तो हम जांच करके देख सकते हैं। अब जांच कैसे करते हैं, जांच करनी आती है सभी को कि नहीं आती है, बताइए। जांच आती है, जांच कैसे करते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF, इस तरह से करना पड़ता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी है अपने पास 510 और 92, तो उसको हम शॉर्ट में 2 संख्या गुणनफल की जगह लिख सकते हैं N1 गुणित N2, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 बराबर क्या LCM गुणित HCF। अब नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, ये है 510 गुणित 92, फिर LCM कितना है, LCM कितना निकला है 2, और ये कितना है 2। ठीक है, हाँ पहले अपन 2 का गुना करते हैं, 2 सुना 2 छन 12 बचा 1, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 3 दूनी और ये 4। ठीक है, अब 92 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 510 में, तो 92 सुना 0, ठीक है, फिर 92 एकम के 2 बचे कितने
92 कम 92 के तो बचे हासिल के 9, फिर 92 पंचे कितना होता है? 92 का पहाड़ा नहीं पता। 9 5 45, 9 जोड़ेंगे तो 469। देखो इतनी बड़ी संख्या को अपन ने मौखिक कर लिया है 92 का पहाड़ा पढ़ के। एलसीएम और एचसीएफ, ये मतलब ये राइट हैंड साइड तो एलएचएस प्रकार है कि नहीं आ गया? ये क्या है? एलएचएस और ये आरएचएस दोनों बराबर है, इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ सही है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस पर लगा लो स्टार, लगा लो 3 स्टार। देखो इसमें क्या है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 संख्याओं का और एलसीएम निकालना है। इसका मतलब ये है कि इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करना है। किससे करना है? जो जांच करने की विधि होती है उससे इसको हल करना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करें और समझे, और जहां पर भी दिक्कत ना आए वहां तुरंत रोक करके पूछ ले आए। तो ये देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया है? एचसीएफ दिया हुआ है भाई। HCF किसका? 306 657 का HCF दिया। कितना दिया है? 9 दिया है। ज्ञात क्या करना है? LCM। तो आप कुछ जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, बोलो फिर क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए? 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणित LCM के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, और जो भी फार्मूला लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। तो 2 संख्याएं कौन सी है? कौन सी है 2 संख्या? 306 गुणित 657 बराबर HCF कितना है? 9। लेकिन LCM पता है क्या? तो उसको जैसे का वैसा लिखा रहने देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो इसके आगे देखो, 306 और 657, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करना है आपको। गुणा करने पे कितना आ रहा है देख लो। और यहाँ पर अब देखो ये जो 9 है, 9 का हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। तो अब डायरेक्ट इसका गुणा मत करो, गुणा करने से क्या होगा, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए 9 का सीधे पक्षांतर कर दो और उसके बाद में काट कर फिर गुणा करो। तो यहाँ क्या बचेगा? और 9 यहाँ किस में है? गुणे में है, तो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये आएगा कहाँ? बटे में 9। ठीक है, 9 का पहाड़ा सभी को आता है। 9 से आप किसको काटना चाहेंगे? 6 5 11 और 7 18, 8 और 1 9। 9 से ये भी कटता है, 9 से ये भी कटता है, किसी को भी काटना है। चलो इसी को काट देते हैं। 9 1 9, इसको काटते हैं तो हाँ कितनी बार? 9, हाँ 9 दिया 27, बचा कितना? 3, तो बन गया 36। 9 चौक 36। कितना बचा है यहाँ पर? 34 गुणित 657 बराबर LCM। और इसका आता है 2 2 3 3 8। याद ही होगा सभी को, है ना? इतने बार किया क्वेश्चन की आंसर हटा गया, गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका गुणा करने पर आता है 2 2 3 3 8 बराबर LCM, या LCM बराबर 2 2 3 3 8। तो ये है फाइनल क्या इसका आंसर।
तो ये सवाल इस तरह से किया जाता है। देखो इसमें करना क्या, एक बार समझ लो। एचसीएफ दिया उसको लिख लो। सूत्र क्या, दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो जो दो संख्या है उसको यहाँ लिख दिया और एचसीएफ दिया था लिख दिया, एलसीएम रहने दिया, इसका इधर पक्षांतर कर दिया। अब हल यहाँ से प्रारंभ होता है। करना क्या है, सिर्फ 9 से इसको भाग दे दो, 34 आएगा और 34 का गुना करने पे सभी को याद हो चुका होगा। 2 2 3 3 8 या 22,338 ये उसका एलसीएम होता है। और ये इसका खास क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कई बार आया है, आपने अभी देखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिला था। बिल्कुल। तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी आते ही रहता है। तो इसमें करना यह है कि ये जो संख्या दी है इसने बोला कि भाज्य है, लेकिन क्यों है ये आपको बताना है। अब भाज्य कब होती है, जब किसी संख्या का स्वयं के और एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। याद रखना, इस सवाल को हम करते हैं तो लास्ट में पूरा गुना करके नहीं लिखना पड़ता है। कई बच्चे आखिर में पूरा गुना करके आंसर लिख देते हैं। उसने ये थोड़ी बोला कि इसका गुना करके आंसर बताओ कितना है, ये नहीं कहा। तो वो जो संख्या आने वाली है उसको 2 टुकड़ों में लिखना है, उसकी एक स्टेप ऊपर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ठीक। 13 को क्या करें, कॉमन निकालेंगे तो 13 आ जाएगा बाहर। क्या बचेगा इधर, 7 गुणित 11 धन 13 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। जब पूरी संख्या निकल जाती है तो वहां पर 1 बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि हमेशा हर संख्या के गुने में 1 होता है, इसलिए। तो ये होगा 13 7 गुणित 11 कितना होता है, 77 धन 1। कोष्टक खुलता है तो संख्या का क्या होता है, गुणा होता है। तो 13 में 1 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 13 में इसका गुना, 77 और 1 कितना होता है, 78। अब देखो यहाँ क्या करना है, 78 में 13 का गुणा नहीं करना है। यदि इसका गुणा कर देंगे तो आपके पास एक संख्या आ जाएगी। तो हमें वो संख्या से मतलब नहीं है, उस संख्या के किससे मतलब है, गुणनखंड से मतलब है। तो ये जो तो आपको संख्या दिखाई दे रही है, ये जो भी संख्या आने वाली है उस संख्या की क्या है, ये गुणनखंड है। एक 13 है और एक 78 है। तो जो दी गई संख्या है उसके स्वयं और एक के अलावा 2 अन्य गुणनखंड निकल कर आगे कौन से, 13 और 78। इसलिए यह दी गई संख्या क्या है, भाज्य। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं, तो लास्ट में हम लिखते हैं अतः दी गई संख्या, कौन सी संख्या, ये जो दी गई संख्या है के अन्य 2 गुणनखंड 13 व 78 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी तरह से हल करना है इस क्वेश्चन को। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। यस, चलो इस तरह करते हैं, बताइएगा क्या होगा। 7 गुणित 6 गुणित 5 4 3 2 1 धन 5। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से, 5 कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा, 7 6 5 तो हट जाएगा, 4 3 2 और 1 का गुना हो जाएगा समझ लो, और धन 1। अब इसका गुना करें, गुना करने पर क्या आएगा, देखो इस धन से गुना करते हैं, 6 24 कितना आ रहा है टोटल, 1008 है ना, धन 1। अब 1 इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 गुणित 1009। अब इसको हल करके यहाँ नहीं लिख देना है ना, इसको हल करेंगे तो यहाँ 5045 आएगा। तो जो संख्या है ये किसका रूप है, 5045 का एक रूप है जो टुकड़ों में दिया हुआ है। तो उस संख्या के 2 गुणनखंड निकल कर आ गए, कौन कौन से, 5 और 1009। तो दी गई संख्या के अन्य 2 गुणनखंड 5 और 1009 है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। यस सर, लिखना तो है। तो इसकी व्याख्या इस तरह से यहाँ लिखने की आवश्यकता है, आप इसकी व्याख्या इस तरह से लिख लीजिएगा, दी गई संख्या के अन्य 2 गुणनखंड 5 और 1009
है, इसलिए देगी संख्या भाज्य। इस पे भी स्टार लगा देते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 स्टार या 5 स्टार। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम इसको किससे करते हैं, आपको बताया था मैंने। इसको करने के लिए एक थ्योरी का प्रयोग करते हैं अपन, जिसका नाम क्या है, विरोधाभास प्रमेय। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरी। विरोधाभास मतलब जो चीज नहीं है उसको हम है मानते हैं, और बाद में उसको सॉल्व करके देखते हैं तो वो क्या निकल कर आती है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है कर्णी 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे, कर्णी 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय मानेंगे, तो परिमेय मानेंगे तो उसको हल करेंगे। हल करने पर में लास्ट में पता चलेगा नहीं ये परिमेय नहीं है, ये कैसी है, अपरिमेय। तो लास्ट में क्या कह देंगे, तुम तो मजाक कर रहे थे, तुमने जो बोला वही ठीक है, अपरिमेय है तो ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या होती है, पहले अपने को ये समझने की आवश्यकता है। और अपन इसको मानते क्या है, हल जब इसका स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अपरिमेय लिखा है, तो हम इसको क्या मानते हैं, ठीक से समझना है ना, पहली आखिरी बार समझ रहे, ये समझ कर इसको अपन मानते हैं, माना कि ये जो कर्णी 3 है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय बोला तो उसको मानते हैं, माना कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब देखना ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सी चीजें सीखना पड़ेगा कि परिमेय क्या होती है, परिमेय संख्या है, और इसकी थ्योरी भी याद करते चलना। अब इतना लिखा, पर ये इसका उल्टा है, विपरीत है कि नहीं है, तो इसको चाहे तो नीचे की लाइन से या फिर आगे लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, जो कि हाँ दिए गए के विपरीत है। आ जाएगा, ठीक है, जो कि दिए गए के क्या है, विपरीत है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि अपन यहाँ को क्या बोल रहे हैं, परिमेय बोल रहे हैं। अतः परिमेय है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसको, कर्णी 3 को P/Q या A/B या C/D जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो हम अधिकतर क्या लिखते हैं, A/B। A/B क्यों लिखा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। और A/B क्या चीज है, तो हम यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे, जहां A व B क्या है, एक सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि सह अभाज्य क्या होता है, ये सीखना है अपने को। और एक चीज और होती है यहाँ पे, क्योंकि B लिखा अपन ने, तो परिमेय संख्या क्या कहती है कि बटे में B, मतलब ये जो Q का मान होता है वो शून्य होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, जहां P is not is equals to 0। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, सह अभाज्य पूर्णांक। अब सह अभाज्य पूर्णांक क्या होती है ये जानने की आवश्यकता है। सह मतलब, सह अभाज्य बोल दिया मतलब कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें 2 और 5, क्या ये सह अभाज्य पूर्णांक है या नहीं है। सह अभाज्य बोला मतलब दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, है दोनों अभाज्य संख्या, या फिर ये कह सकते हो कि दोनों में से कॉमन सिर्फ एक निकलना चाहिए। तो 2 में से और 5 में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, सिर्फ क्या निकल सकता है, कॉमन एक निकल सकता है। तो ये एक सहअभाज्य पूर्णांक हो गई, मतलब 2/5 लिखे या 5/2 लिखे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये A/B के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसी यहाँ पे कोई ना कोई संख्या हो सकती है। तो ये A और B क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और सहअभाज्य पूर्णांक आप जानते हो, सह तो ठीक है, अभाज्य मतलब क्या होता है, जिसका एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें गुणनखंड निकल कर आएगा, तो वो अभाज्य की जगह कैसी हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो इसके आगे क्या करना है अपने को, b का इधर पक्षांतर कर देते हैं, b को इधर दे देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कर्णी 3b बराबर 1। ठीक है इतना।
अब ये जो वर्गमूल है इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस करना मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ। क्या करना पड़ता है, दोनों, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वो पूछ भी सकते हो, एक बार देख लो उसको। आ रही क्या कोई दिक्कत नहीं है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखो वर्ग किस तरह से होगा, यहाँ इन दोनों के ऊपर बड़े ब्रैकेट में वर्ग लग जाएगा और यहाँ पर कहाँ लगेगा, ए स्क्वायर में, ठीक है। अब इसके बाद वर्ग करने के लिए कोष्टक को खोलना पड़ेगा। कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, करनी 3 के ऊपर भी वर्ग लगेगा और बी के ऊपर भी वर्ग लगेगा और यहाँ ए के ऊपर वर्ग है। अब ये देखो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, क्या समझाया था कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे हम बात करते हैं जैसे कि 16, क्या ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 है कि नहीं? तो क्या 4 का वर्ग 4 से विभाजित नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी 4 एकम 4, ये वर्ग कट जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। अब यहाँ देखो 3 किसके बराबर, 3 यहाँ इसके गुणे में है कि भाग में है, बी स्क्वायर गुणे में है, और ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। मतलब ए स्क्वायर अपनों को किससे मिल रहा है, तो 3 का और बी स्क्वायर का गुणा करने पे हमको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड है, कौन कौन से, 3 और बी, ये गुणनखंड हुए कि नहीं? या फिर आप ये भी देख सकते हो, यदि मैं 3 का यहाँ पक्षांतर कर दूं तो यहाँ गुणे में है तो यहाँ कहाँ जाएगा, भाग में। मतलब ए में भाग जा रहा है किसका, 3 का, और भाग जाता है तो वो अभाज्य होती है कि भाज्य होती है, भाज्य होती है ना। तो यहाँ ए स्क्वायर किससे भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए यह संख्या अभाज्य होगी क्या, अभाज्य होगी क्या, नहीं होगी। तो इसको हम कथन नाम देते हैं, कौन सा कथन, इसको शायद समीकरण 1 देते हैं, कथन उसके बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी थ्योरी लिखने की आवश्यकता है। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, कौन सी, चूंकि ये जो है ए स्क्वायर संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए ए भी, अब ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ये समझाने के लिए अभी यहाँ बताया था, ए स्क्वायर है तो ए तो हो गई, ए स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए ए भी संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको हम देते हैं कथन ए। अब देखो हमने यहाँ क्या बोला था, ए और बी दोनों कैसी है, सह अभाज्य है, और यहाँ पर क्या निकल कर आ गई कि ये विभाज्य है। तो अपन ने जो माना था उसको गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब बात किसके लिए हुई, ए के लिए। अब इसी तरह हम किसके लिए करेंगे, बी के लिए। तो यहाँ पर एक चीज मानना पड़ता है, किसी को याद हो तो बता सकते हो, क्या करना पड़ता है पता है, माना ये जो लिखा है ए स्क्वायर, इसके बराबर में क्या लिखना पड़ता है, 3 है तो यहाँ 3 और यहाँ पर m। आप m भी लिख सकते हैं या आपकी जो इच्छा वो लिख सकते हैं। m क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि m मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज। मतलब 3 1 भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3 होगा, 6 होगा। और जहाँ m क्या है, m क्या है, तो जैसे तुम पहले बता रहे थे यहाँ बोलने के लिए, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्या बताया था आपने, याद है कि बोलते, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इस a का मान कहाँ रखना पड़ता है, a का मान समीकरण किस में रखना पड़ता है, 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे a का मान कहाँ रखने पर, 1 में रख
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? ये रहा समीकरण 1। 3b² बराबर a²। अब a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 3। और यहाँ पे a। अब a का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वायर हम इसका खोलेंगे तो क्या होगा देखना। 3b² है, दिख जाएगा? 3b² बराबर, अब कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक खोलेंगे तो दोनों का वर्ग होगा। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। और m का वर्ग क्या होता है? वही होता है m का वर्ग, जैसे का वैसा। ठीक है, अब इस 3 का उधर क्या करना पड़ेगा अपने को? पक्षांतर करना पड़ेगा। इस 3 को उधर पक्षांतर। 3 यहाँ गुणे में है कि भाग में है? गुणे में है, तो इधर क्या हो जाएगा? भाग में जाएगा। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? 9m² बटे 3। ठीक है, 3 से 9 कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। 3 से 9 को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो b² बराबर क्या आ गया? 3m²। या मैं इसको इधर लिख सकते पलटा पलटी, तो ये हो जाएगा 3m² बराबर b²। और इसको हम देते हैं क्या? समीकरण 2। वैसे समीकरण 2 की आवश्यकता नहीं है, हमें कथन की आवश्यकता है। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जरा देखिए। 3b² था, यहाँ पर क्या है? 3m² है। यहाँ a² था, यहाँ क्या है? b²। तो जिस तरह यहाँ पर a विभाज्य निकली थी, उसी तरह यहाँ पर कौन निकलेगी? b विभाज्य निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे हमने लिखा था ऐसे यहाँ लिखेंगे। बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर? चूंकि b² किससे? संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी संख्या 3 से कैसी होगी? b भी संख्या 3 से विभाज्य होगा। और इसे हम कौन सा कथन देते हैं? इसे हम देते हैं कथन b। ठीक है, अब आप जरा बहुत ध्यान से कथन a और b को देखो। यहां लिखते हैं कथन a व b से। कथन a व b को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहे हैं देखो। देखना, यहाँ पे कथन a क्या कह रहा है? a संख्या 3 से विभाज्य, b संख्या 3 से विभाज्य, और यहाँ क्या लिखा है? अभाज्य। तो अपन ने जो माना वो सही था क्या? ठीक है, तुमने जो बोला वही ठीक है। अपन तो बस मजाक कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। इसको ऐसे ही करना पड़ता है। तो कथन ए व बी से क्या है? कथन ए व बी से स्पष्ट है कि यहाँ पे लिखना आना चाहिए आपको, मेन चीज। अब यहाँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये चीज आपको हर सवाल में लिखना है। अब इसके बाद जैसे ये सवाल के अलावा जो दूसरे सवाल आते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले, बटे वाले, उनको इतना सारा पूरा हल नहीं करना पड़ता है। उनको बस यहाँ तक के हल करना होता है, और यहाँ जो हम लिखने जा रहे हैं वो चीज यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो स्पष्ट है, कथन ए व बी से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि ए व बी कैसी संख्या है? कथन ए व बी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ए व बी भाज्य संख्या है, इसलिए अब भाज्य है। परिमेय होने के लिए क्या होना चाहिए? अभाज्य। लेकिन यहाँ पे निकली भाज्य, तो परिमेय होंगी क्या? इसलिए ए बटे बी कैसी संख्या है? ए बटे बी परिमेय
संख्या नहीं है, अर्थात करनी 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। एक मिनट, यहाँ पे हम अतः हमारी अवधारणा भी लिख सकते हैं, परिकल्पना भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा चाहे वो लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहेंगे बताइए। अतः हमारी अवधारणा कैसी है? अतः हमारी अवधारणा गलत थी, अर्थात करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर था ये सवाल प्रूफ। तो कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में बताइए। एक बार पुनः समझा दे इसको, पूरा सवाल है ना। तो लिखना बंद कीजिए, लिखने के लिए समय मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो तो बाद में। अभी अब इस क्वेश्चन को एक बार पूरा ठीक से समझो कि क्या करना है। समझ में तो काफी आ गया होगा, एक बार फिर से फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिए इस पर। जिसको जो भी डाउट हो, सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या मानते हैं? करनी 3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमेय है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। तो a और b क्या होती है? यदि परिमेय है तो a और b कैसी होती है? सहभाज्य पूर्णांक होती है, जहाँ b शून्य के बराबर नहीं होता है। फिर हमने क्या किया? इस b को इधर पक्षांतर कर दिया, रूट हटाना था तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने से वर्गमूल कट गया और ये जैसे का वैसा लिख दिया। तो ये जो 3 है, 3 जैसे का वैसा, b और a सब जैसे का वैसा ही है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों गुणे में है, मतलब गुणे के खंड है ना। a² के गुणनखंड है, तो गुणनखंड हो गए तो वो कौन सी संख्या हो गई? a² संख्या 3 से विभाज्य है, तो a भी संख्या 3 से विभाज्य होगा। जिसका स्क्वायर विभाज्य होता है वो संख्या खुद भी विभाज्य होती है। तो फिर हम क्या करते हैं आगे? मान लेते हैं कि a बराबर 3m। m क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो a का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तुमको यहाँ समझ में नहीं आया। समीकरण 1 में a का मान रखा जाता है। a का मान कितना है? 3m है। तो ये जो समीकरण 1 है, 3b² जैसा का वैसा a² है, तो a के स्थान पे क्या रखना है? 3m। तो ये रख दिया हमने 3m। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 और m का वर्ग जैसे का वैसा। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया? 3 का उधर पक्षांतर कर दिया। जब हमने 3 का इधर पक्षांतर किया तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल b² बचेगा और 3 इसके बटे में जाएगा। तो 3 से 9 कितनी बार कटता है? 3 बार। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। क्या आ गया? b² बराबर 3m², या इसको पलट के हम क्या लिख सकते हैं? 3m² बराबर b²। तो जैसा यहाँ पर हुआ था सेम कंडीशन यहाँ बन रही है। यहाँ क्या बन रही है कि जो b² है वो संख्या 3 से विभाज्य है, तो जो b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। तो कथन a और कथन b से स्पष्ट है कि a और b दोनों कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। इसलिए a/b एक परिमेय संख्या नहीं है। अभाज्य होती तो परिमेय होती, लेकिन भाज्य तो परिमेय नहीं है। अतः हमारी अवधारणा गलत थी, इसलिए यह अर्थात करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये सवाल को आपको कंप्लीट कर। क्लियर है सभी डाउट? चलिए, आपको करनी 3 वाला सवाल किया है, इसी तरह से करनी 2, करनी 5 सवाल कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका टाइप है इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, ऋण में भी लिखा हो सकता है, धन में भी लिखा हो सकता है, बटे में भी लिखा हो सकता है। ये सभी प्रश्न के एक जैसे प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन की तुलना में छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम करनी 3 को पहले ही अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। अब यहाँ देखो 5 ऋण करनी 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 5 ऋण करनी 3 लिखना पड़ेगा। 5 ऋण करनी 3 बराबर। अब देखो इसको भी हम क्या कर रहे हैं? माना कि ये अपरिमेय तो क्या मान रहे हैं? परिमेय है, जो कि दिए गए के विपरीत है। तो इसको हम a/b के बराबर में लिखते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब याद रखो कि इन क्वेश्चन को करना कैसे है।
जितने भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे इन सभी प्रश्नों को आपको इस साइड में रखना है करनी वाली संख्या, ठीक है कि नहीं है? यहां पर करनी वाली संख्या चाहे करनी 2 हो, इसमें जो भी लिखा रहेगा करनी वाला इस तरफ लिखना है, बाकी सबका एक तरफ पक्षांतर आपको कर देना है, समझिए। जी। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या दिख रहा है आपको? 5 5 और साथ में ऋण ऋण। उसका भाई। तो ऐसा करते हैं, पहले करनी 3 को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, आपस में ट्रांसफर कर देते हैं इनका, इसको इधर और इसको इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 5, ऋण क्या आएगा डी, और ये ऋण करनी 3 है तो यहाँ जाकर धन करनी 3 हो जाएगा। क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं? कोई आपत्ति? नो। तो करनी 3 बराबर क्या आ जाएगा 5 ऋण ए बटे बी। इससे ज्यादा इसको हल नहीं करना है, बस इतना ही। बस यहाँ पे 2-3 लाइन लिखनी है, वही उसके बाद हो गया। ऐसे ही जितने भी सवाल है आपके अगले वाले उन सभी को आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि करने वाली संख्या को यहाँ पे लिख दो, बाकी पूरा एक तरफ कर दो, ये कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है ध्यान से देखिए जरा, चूंकि ए और बी क्या है पूर्णांक संख्या है ना? ए और बी क्या है पूर्णांक संख्या है, इसलिए पांच ऋण ए बटे बी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐसा रखना हम जाने। अब ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और ये किसके बराबर है? करनी 3। करनी 3 के। लेकिन करनी 3 परिमेय है क्या? नहीं। अपरिमेय। कैसी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय के बराबर में जो होगा वो भी कैसा होगा? अपरिमेय। और यहाँ क्या दिख रहा? विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ? विरोधाभास। यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास। हाँ, विरोधाभास है। विरोधाभास प्राप्त होता है ई करनी 3 का परिमेय। कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब करनी 3 अपरिमेय है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। इसलिए हमें यह विरोधाभास की गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इसलिए 5 ऋण करनी 3 एक, हम इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अब नहीं है इसका मतलब क्या होगा? अर्थात 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन से आसान है ना? तो इसी तरह से आपको सभी आंसर नहीं हुआ, ये प्रूव्ड हुआ है। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, है ना? इस तरह की जितने, जैसे 6 धन करनी 3 आता है या 1/7 करनी में आता है या कुछ भी आता है, आपको करना क्या है? इस तरफ रूट वाला रहने देना है, बाकी सबका उधर पक्षांतर कर देना है। और पक्षांतर करने के बाद क्या करना है? ये हमेशा लिखना है ए और बी पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमारा क्या है? विरोधाभास प्राप्त होता है। करनी 3 है, यहाँ पे हो सकता है किसी में करनी 5 है, किसी में करनी 2 आए, तो वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए फिर ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस अध्याय के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं समाप्त। लेकिन आपको इस तरह के सभी प्रश्न करके देखना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन सबकी प्रोसेस एक जैसी है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं। कमेटी तो ठीक है, थैंक यू क्लास।